हेलो दोस्तों। आज की जो ड्रामा है वो कंफ्यूजिंग होने वाली है। अरे हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी फीमेल लीड सिया के लिए। असल में वो होता ये है कि जब सिया एक दिन अचानक उठती है तो फिर उसे पता चलता है कि वो थी तो 18 साल की, पर एकदम अचानक से 28 साल की हो गई। यानी कि वो सीधे 10 साल आगे पहुंच गई। और तो और उसकी शादी भी हो गई है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका जानी दुश्मन यांग है। और फिर इन सब के बाद यहाँ पर तो एक और ट्विस्ट होता है। सिया को पता चलता है कि उसका तो उसके पुराने क्लासमेट के साथ में अफेयर चल रहा है। पर सिया को तो पूरा यकीन था कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो अपने हस्बैंड को चीट करे। अब यहाँ पर तो सिया के पास दो दो परेशानियां थी। एक तो उसे अपने हस्बैंड के साथ में अपने रिश्ते को समझना था, और दूसरा उससे इस अफेयर वाली बात को क्लियर भी करना था। अब भला सिया ये सब कैसे करेगी? तो फिर ये जानने के लिए तो देखना पड़ेगा वीडियो। तो फिर चलिए बिना देर किए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम सिया को देखते हैं, जो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि प्लीज भगवान, प्लीज 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 मुझे एग्जाम में टॉप करवा देना। टॉप नहीं तो कम से कम उस यांग से थोड़ा सा ऊपर कर देना। अगर ऊपर नहीं कर सकते तो उस यांग को ही नीचे कर देना। सिया ये सब प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी एक हैंडसम सा लड़का कहता है कि मुझे यकीन है कि टॉप तुम ही करोगी। ये सुनकर तो सिया सातवें आसमान पर उड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वो आसमान से उतरकर वापस जमीन पर आ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि टॉप तो उसके दुश्मन ने ही किया है। तभी वहां पर शिया के दुश्मन यानी कि यांग की एंट्री होती है, जो बाइक में होता है और धूम मचा रहा होता है। यानी उसे देखकर सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है, वाह ये कितना हैंडसम है, वाह ये कितना कूल है, अरे ये तो एक राजकुमार है। और ऐसे कमेंट सुन सुनकर तो सिया का मुंह बनने लग जाता है। तभी हम बाइक से उतरने के बाद सिया के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद तो है ना? तो इस पर सिया भी धीरे से कहती है, यांग तुम हैंडसम हो। लेकिन यहाँ पर तो यांग अपने कानों पर हाथ रख लेता है और कहता है, क्या कहा, जरा जोर से कहो। तो इस पर तो सिया न चाहते हुए भी जोर से कहती है, यांग तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, यांग तुम बहुत ही कूल हो, यांग तुम परफेक्ट हो। और ये सुनकर तो यांग मजे ले रहा होता है और जोर जोर से अपने हाथों को उछाल रहा होता है और इंजॉय कर रहा होता है। फिर इसके बाद वो सिया से मजाकिया अंदाज में कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर तो सिया का दिमाग गर्म हो जाता है। वो कहती है, ओ हेलो, किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं सिर्फ हमारी शर्त पूरी कर रही थी। वैसे भी तुम जैसे सफेद बाल को मैं कभी भी पसंद नहीं करूंगी। इस पर यांग भी कह देता है, अच्छा है, वैसे भी मैं भी तुम जैसी नक्छड़ी लड़की को कभी भी पसंद नहीं करूंगा। और इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तो फिर शिया यांग को चिल्लाकर कहने लगती है, जो लड़की तुमसे शादी करेगी ना उस बेचारी की तो सारी किस्मत ही फूट जाएगी, उस पर सारी विपदाएं आ जाएंगी और उस पर गाज गिरेंगी गाज। लेकिन तभी अचानक एक बॉल सिया को लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद आगे का सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर सिया होश में आती है और वो सोच रही होती है कि वो फुटबॉल वाला बस एक बार मेरे हाथों में आ जाए, फिर मैं उसे अच्छे से मजा चखाऊंगी। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ है। तो सिया उस लड़के को जैसे ही छूने वाली होती है, वो लड़का अचानक से सिया को किस कर देता है, जिससे तो सिया चौंक जाती है। फिर वो उसका चेहरा पकड़कर उसका चेहरा ध्यान से देखने लग जाती है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर दाएं फिर बाएं, और फिर जोर से चिल्लाती है, या तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इस पर यांग कहता है, मैं नहीं तो क्या, तुम्हारे उस मिंग को यहाँ पर होना था। तो यहाँ पर सिया कहती है, फालतू की बातें मत करो। इस पर यांग गुस्सा हो जाता है और सिया को पकड़कर कहता है, सच सच बताओ, तुम उस यांग के साथ भागने वाली थी और उसके लिए तुम नदी में भी कूद गई। तुमने मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और यहाँ पर तो सिया कंफ्यूजन में होती है। वो कहती है, हस्बैंड? कैसा हस्बैंड? अरे भाई, तूने कहीं अपना सर्वर तो नहीं फुलाया? फिर सिया यांग को गौर से देखने लगती है, जो पतला सा लग रहा था, जिसने अपने बाल को काले करवा लिए थे और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर वो आगे कहती है, सब जानते हैं कि तुम स्कूल के कितने बड़े बदमाश हो, अब आकर तुम मुझे परेशान करना चाहते हो। तो फिर यांग कहता है, तुम मेरे पीछे पड़ी थी, क्या तुम भूल गई? तो इस पर तो सिया कहती है, बदमाश सफेद बाल,
तुम्हें पसंद करना तो दूर की बात, मैं तुमसे बात भी न करूं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वैसे भी सिर्फ 18 की उम्र में भला कौन शादी करता है? और अब यहाँ पर तो यांग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, 18 साल? फिर वो अपना फोन निकालता है और सिया का सर पकड़कर उसे मोबाइल की स्क्रीन के सामने करता है और कहता है, देखो, ध्यान से देखो इसे, तुम 28 साल की हो और हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तो फिर ये सुनकर तो सिया सोचती है कि कल मेरे सर में लगा और आज मैं अपने दुश्मन से शादी करके बैठी हूँ। वो कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो वहां से भाग जाती है। फिर वो एक आदमी को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, ये कौन सा साल चल रहा है? तो उस आदमी को तो लगता है कि सिया कोई पागल वागल है, लेकिन फिर भी वो बता देता है। ये सुनकर तो सिया अपना सर पकड़ लेती है। अरे नहीं, मैं 10 साल आगे आ गई। वो ये सब सोच ही रही होती है कि वो दो नर्स को बातें करते हुए सुन लेती है। उसमें से एक नर्स सिया की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि ये जो महिला है ना, ये जो सामने खड़ी हुई है, वो अमीर आदमी यांग की पत्नी है। वो बेचारा इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ये महिला कमीनी कहेगी, अपने इतने अच्छे हस्बैंड को धोखा देकर उसे छोड़कर अपने लवर के साथ में भाग रही थी और भाग ना सकी तो नदी में भी कूद गई। फिर वो दोनों जिया को गुस्से में देखते हुए वहां से चली जाती है। तभी कोई अचानक से जिया को धक्का देता है। जब वह पलट के देखती है तो वहां पर एक बच्चा होता है जो कहता है, बुरी औरत। पापा कहते हैं, जो औरत धोखा देती है वो मार खाने के काबिल होती है। और वो सिया पर अपना गुलेल तान देता है, जिसे कोई रोक देता है, जो कि यांग होता है। वो कहता है, अगर तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और यांग की ये गुस्से वाली आंखें देखकर वो बच्चा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सिया तो इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है, तुमने मेरी मदद की। इस पर यांग कहता है, तुम्हें सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ, कोई और नहीं। और फिर वो सिया को अपने गोद में उठा लेता है। यांग को देखते हुए सिया याद करती है, जब वो एक नावल पढ़ रही थी तो उसमें जो हीरो होता है वो बहुत ही अच्छा हस्बैंड होता है। तो सिया सोचती है, काश मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिले। तभी वो गिर जाती है और वहीं पर यांग होता है, जो सिया की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन सिया जैसे ही अपना हाथ आगे करती है, वो अपना हाथ पीछे कर देता है और सिया का मजाक उड़ाने लगता है और वहां से चला जाता है। तो सिया उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है और वो यांग को देखते हुए सोचती है, क्या ये वही बदमाश यांग है जिसे मैं जानती हूँ? यहाँ पर तो यांग सिया को सीधा हॉस्पिटल से घर ले आता है और उसे कहता है कि घर का माहौल उसकी याददाश्त लाने में हेल्प करेगा। फिर सिया सब कुछ बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। तभी वो एक फोटो देखती है जिसमें वो और यांग किस कर रहे होते हैं और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये तो पक्का फोटोशॉप होगी। मैं भला तुम जैसे इंसान को किस कैसे कर सकती हूँ? मैंने सही कहा ना? तो इस पर यांग उसे अलमीरा से सटा देता है और कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला देता हूँ, कैसे तुम मुझसे चिपकती थी और हमारा वो रोमांस। फिर वो सिया की तरफ झुकने लगता है। तो यहाँ पर तो सिया घबराकर वहां से दूर हट जाती है। वो कहती है, मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? फिर वो अचानक से जैसे ही पलटती है, उसके पीछे तो यांग खड़ा होता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और यांग के साथ ही बेड पर गिर जाती है। यहाँ पर तो सिया वहां से जल्दी से हटने के लिए इधर उधर करने लग जाती है। तो यहाँ पर तो यांग की फीलिंग जागने लगती है। वो उसे हिलने के लिए मना करता है। वो कहता है, तुम हिलो मत। तो फिर सिया तो स्टेचू बन जाती है। फिर इसके बाद में तो यांग सिया के करीब आने लगता है। तो फिर सिया उसे हटाकर दूर भागने लगती है। सिया की इस हरकत पर तो यांग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम सच बताओ, उस दिन होटल में मिंग के साथ भला ऐसा क्या हुआ था कि उस दिन के बाद तुम बिल्कुल बदल गई हो? इस पर तो सिया चिढ़ जाती है। वो कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो और ये बार बार मिंग का नाम क्यों ले रहे हो? और वो यांग को चिढ़ाने के लिए कहती है, वैसे भी मिंग तुमसे बहुत अच्छा है। इस पर तो यांग उसे किस कर देता है। सिया वहां से हट जाती है और कहती है, मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन यहाँ पर तो यांग उसे दोबारा से खींचकर अपने पास बैठा देता है और कहता है, वो मिंग तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है और मैं यह ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है।
उसके जाने के बाद में सिया उसे बुरा बुरा बोलने लगती है कि ये आदमी पागल हो गया है क्या। फिर वो सोचने लगती है यांग के साथ ये लवी डबी होना और ये चीटिंग। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है, मेरा तो दिमाग का दही बन गया है। अगले सीन में हम देखते हैं सिया तो फुर्सत के साथ सो रही होती है और उसे यांग देख रहा होता है और वो याद करता है जब डॉक्टर ने कहा था कि डूबने के बाद शायद सिया को कुछ चीजें याद नहीं रहेगा। फिर वो सिया का हाथ पकड़ लेता है और सिया से सवाल करने लगता है, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तुमने मुझसे शादी भी किया, फिर उस दिन होटल में भला ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे भूल गई। क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो या फिर भूलने का नाटक कर रही हो। और फिर वो सिया को प्यार से सहलाने लगता है। फिर अगली सुबह जब सिया उठती है तो उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और तभी वो अपने सामने यांग को देखती है जो सो रहा होता है। तो फिर सिया उसको देखने लगती है और उसके हैंडसम चेहरे की तारीफ करने लगती है कि तभी इतने में यांग की नींद खुल जाती है और वो सिया को किस करने लग जाता है। तो फिर सिया उसे रुकती है, कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो इस पर यांग कहता है रुको, मुझे तुम्हें याद कराने दो कि तुम सच में मुझसे नफरत करती हो या फिर तुम मुझसे प्यार करती हो। और फिर वो अपने काम में लग जाता है। तो फिर सिया उससे जोर से उसके कंधे पर काटती है और वहां से दूर हट जाती है। यहाँ पर सिया को एहसास होता है कि उसकी धड़कनें तेज हो रही है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके यांग को बेशरम करती है और उसे लात मारकर वहां से भाग जाती है। और उसके जाने के बाद में यांग अपनी और सिया की फोटो उठाकर उसे देखने लगता है। और यहाँ पर तो यांग यह ठान लेता है कि सिया भले ही अपने याददाश्त भूल गई है, लेकिन वो मेंग को सिया को दूर ले जाने नहीं देगा और अपने सिया को खुद से दूर होने नहीं देगा और उसे अपने पास ही रखेगा। फिर अगले सीन में सिया तैयार होकर नीचे आती है तो फिर वो यांग को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि यांग तो किचन में होता है और वो खाना बना रहा होता है, जिसे देखकर तो सिया इम्प्रेस हो जाती है। वाह, इस खड़ूस को खाना बनाना भी आता है। तभी वहां पर सिया के पास में वांगमा आती है और सिया को बताने लगती है कि सिया की पसंद की जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें यांग खुद अपने हाथों से ही बनाता है। अब ये जानकर सिया सोचने लगती है कि ये तो मेरी कितनी केयर करता है, शायद इसलिए 28 वाली सिया ने इससे शादी किया होगा। और वो यहाँ पर यांग को देखने लगती है। यहाँ पर तो सिया को यांग अच्छा लगने लगता है। तभी यांग कह देता है कि तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, यहाँ पर आओ और बैठकर खाना खाओ। तो यहाँ पर तो सिया अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलती है और सोचती है मैं तो फालतू का इसके बारे में अच्छा सोच रही थी, ये तो पहले जैसा ही है, खड़ूस कहीं का। और फिर वो चेयर पर बैठ जाती है। तभी सिया टेबल पर एक मैगजीन देखती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहने लगती है क्या ये मैं हूँ, क्या लूना ग्रुप की फाउंडर मैं हूँ। सिया को तो ऐसे चहकते देखकर यांग को तो यकीन हो जाता है कि सिया सच में 18 साल वाली सिया है। और फिर वो सिया को बताने लगता है कि कैसे उसने 2 ही सालों में यह सफलता हासिल की है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिया की सफलता के पीछे यांग का ही हाथ है, क्योंकि उसने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसे सपोर्ट किया था। लेकिन वो ये बात सिया को नहीं बताता और उसे देखकर वो खुश हो रहा होता है। तभी सिया एक न्यूज की तरफ इशारा करती है और पूछती है ये कौन है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर तो यांग फिर से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुमने फिर उसका नाम लिया, आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तो यहाँ पर तो सिया सहम जाती है और उन नर्सों की बातों को याद करने लगती है। फिर वो सोचती है फैशन इंडस्ट्री के क्वीन का लवर, ये सब क्या चल रहा है, हम तो सिर्फ क्लासमेट थे ना। फिर इसके बाद में वो यांग से सारी बातें क्लियर करने वाली थी कि तभी इतने में डोरबेल बज जाती है। तो फिर यांग दरवाजा खोलने के लिए जाता है और यहाँ पर तो मेंग होता है जो यांग को इग्नोर करके सीधा सिया के पास जाता है और वो उसका हालचाल पूछने लगता है। तो यहाँ पर तो सिया यांग को देखने लगती है जो कि गुस्से में लाल पीला हो रहा था। और यहाँ पर तो यांग मेंग को सिया से दूर करता है। वो कहता है तुम मेरी वाइफ से मेरे ही सामने ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है, क्या तुम्हें किसी ने कुछ सिखाया नहीं। लेकिन यहाँ पर तो मिंग भी डिराई से कहता है तुम सिया के हस्बैंड हो ना, तो उसके हस्बैंड के रूप में उसका अच्छे से ख्याल रखो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये सुनकर तो यांग और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन ये देखकर तो सिया एकदम से दंग रह जाती है कि ये 28 साल वाला यांग कितना चालाक है।
फिर वो मिंग से उसके आने का कारण पूछती है। तो फिर मिंग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। और फिर वो यांग से कहता है, प्रेसिडेंट यांग, क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तो इस पर तो यांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर मिंग कहता है, ठीक है, आप मना कर रहे हो ना, तो कोई बात नहीं। सिया, चलो मेरे साथ मेरे घर चलते हैं। सिया तो बड़ी बड़ी आंखें करके मिंग को देखने लग जाती है और वो सोचती है, क्या मैं सच में ऐसी थी? वो कंफ्यूजन में होती है कि सच में उसका मिंग के साथ अफेयर था या फिर नहीं। तभी वहां पर यांग मिंग के साथ झगड़ा करने ही वाला था कि उसे सिया रोक देती है और मिंग को ऑफिस चलकर बात करने के लिए बोलती है। तो फिर मिंग मान जाता है और यहाँ पर तो यांग कहता है, मैं भी जाऊंगा, मैं सिया का हस्बैंड हूँ तो मैं भी साथ चलूंगा। और वो सिया का हाथ पकड़ के वहां से बाहर चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों बिल्लियां तो सिया को बीच में बैठा देते हैं और एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ पर तो सिया को बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। वो कहती है कि मैं आगे जाके बैठ जाती हूँ, लेकिन वो दोनों बिल्लियां तो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो न तो सिया को आगे जाने दे रहे थे, ना ही उसे बीच में अच्छे से बैठने दे रहे थे, बस एक दूसरे को घूरे ही जा रहे थे। यहाँ पर तो बेचारी सिया हार मान जाती है और चुपचाप उसी पोजीशन में कंपनी के लिए निकल जाती है। इसके बाद में वो लोग कंपनी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर तो सभी एम्प्लॉय सिया का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। और ये देखकर तो सिया एकदम से नर्वस हो जाती है। तभी यांग सिया को बताता है कि पहले तो सिया एकदम हंटर वाली बॉस टाइप की थी और उसने कंपनी के बहुत सारे लोगों से पंगा भी ले रखा था। फिर वो सिया से मजाक करने लगता है। वो कहता है, एक बार तुम सोच के देखो, अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारी याददाश्त गायब हो गई है, तो फिर तो तुम तो गई, सब भगवान भरोसे है। ये सुनकर तो सिया और घबरा जाती है। वो यांग से कहती है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम मेरा मजाक बना रहे हो? कि तभी इतने में वहाँ पास एक एम्प्लॉय आती है जो उसको कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए देती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तो सिया हंटर वाली बॉस बनने की कोशिश कर रही होती है और उस एम्प्लॉय को घूर कर देख रही होती है। तो यहाँ पर यांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यह तुम्हारी विश्वासी है, तुम इस पर विश्वास कर सकती हो। इन बातों से सिया को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और वो एम्प्लॉय को देखकर मुस्कुराती है और डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। तभी वहाँ पर एक और एम्प्लॉय आती है। तो फिर सिया यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी से पूछने लगती है कि ये जो खूबसूरत महिला है ये कौन है? तो फिर इस पर सेक्रेटरी बताती है कि ये प्रेसिडेंट यांग की सेक्रेटरी है। तो फिर सिया तो यांग को आंखें घुमाकर देखने लगती है और सोचती है, वाह यांग, वाह, खुद तो इतनी खूबसूरत महिला के साथ में खड़ा है और मुझ पर शक करते हैं। और यहाँ पर तो यांग को सिया के हाव भाव देखकर पता चल जाता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तभी सेक्रेटरी बताती है कि मैम, आपने ही इसे प्रेसिडेंट यांग के लिए चुना था। तो फिर ये सुनकर तो सिया हैरान रह जाती है और फिर वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है। इसके बाद में सेक्रेटरी यांग की टाई ठीक करने वाली थी, लेकिन यांग उसे इग्नोर करके सिया को अपने साथ ले जाता है और सेक्रेटरी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिया ने यांग को धोखा दिया था, इसलिए यांग की सेक्रेटरी सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब इसके बाद में आगे का सीन मीटिंग हॉल का होता है, जहाँ पर तो सिया आराम से सो रही थी और सब लोग उसे देख रहे थे। तभी सेक्रेटरी सिया को आवाज देकर उठाती है। तो यहाँ पर तो सिया को लगता है कि वो क्लासरूम में है और टीचर आ गई है। तो फिर वो फट से खड़ी हो जाती है और ये देखकर तो सब लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें गड़बड़ी नजर आने लगती है कि जो बॉस इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी वह इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। तभी मैं सिचुएशन ठीक करने के लिए सिया से पूछता है, क्या तुम ठीक तो है ना? तो फिर सिया कहती है, वो क्या है ना कि मैं बहुत देर से बैठी थी तो मुझे अजीब लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए खड़ी हो गई। और फिर वो अपना हाथ पैर हिलाती है और वापस से नीचे बैठ जाती है। इसके बाद में सेक्रेटरी सबको याद दिलाती है कि फैशन पार्टी का लीड सिया करने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण यह पार्टी पोस्टपोन हो गई। और वो आगे कहती है कि अगर अभी सिया ठीक नहीं हुई है तो उसकी जगह किसी और को ले लेते हैं। और ये सुनकर तो सिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो सेक्रेटरी की बातों पर मुंडी हिला रही होती है कि अब वो इन सारे झंझटों से बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो यांग फिर से उसकी खुशियों में पानी फेर देता है, वो मना कर देता है। तो फिर यहाँ पर तो सिया यांग को घूर कर देखने लगती है
और मन में कहती है अच्छा खासा बच गई थी, लेकिन इस यहाँ के बच्चे को मेरी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसे अच्छे से पता है कि मुझे इन सब से कितना डर लगता है, फिर भी ये जानबूझकर ये सब कर रहा है। फिर वो मन में ही प्लानिंग करने लगती है कि इन सब से कैसे बचा जा सके। तभी उसे आइडिया आता है और वो कहती है कि इन सब से बचने का एक ही तरीका है, और फिर वो बेहोश हो जाती है, यानी कि वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। इसके बाद आगे का सीन यांग के केबिन का होता है, जहाँ पर तो सिया अभी भी अपना नाटक जारी कर रही थी। और यहाँ पर तो यांग सिया के गाल खींचने लगता है कि कितने देर तक नाटक करती रहोगी, अब उठ भी जाओ। तो फिर सिया झट से उठ बैठती है और एक प्यारी भोली सी शकल बनाकर यांग से कहने लगती है मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ ना, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। तो फिर यांग उसे समझाता है कि इसे तुम्हें ही हैंडल करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिया फिर भी नहीं मान रही होती है। तो यहाँ पर तो यांग उसके करीब आने लगता है। तो फिर सिया तो घबरा जाती है, वो कहती है कि ये ऑफिस है, कोई भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। तो फिर यांग कहता है कि मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर हूँ और जो मैंने बोल दिया वही होगा, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर सिया तो यांग का हाथ पकड़ के कहती है कि मुझ पर दया करो, मैं तो सिर्फ 18 साल की हूँ, मैं ये सब हैंडल कैसे करूँगी, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर कंपनी का नाम ही खराब होगा। लेकिन यांग तो फिर भी मना कर देता है, नहीं मतलब नहीं। तो यहाँ पर तो सिया गुस्सा करने लगती है, वो कहती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। और फिर वो उससे लात मारकर अपना सैंडल उठाकर वहाँ से पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद में यांग फैशन पार्टी की वो फाइल उठाकर देखने लगता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फैशन पार्टी सिया का एक सपना था। तो फिर यांग उसे हर हाल में किसी भी कीमत में पूरा करना चाहता था, लेकिन सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता। पर यहाँ पर सिया की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे पुरानी चीजें याद ही नहीं थी। फिर आगे हम देखते हैं कि सिया तो सीढ़ियों पर बैठे हुए इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी और यांग को कोस रही थी कि इतने में उसके बाल उसके कपड़ों से फंस जाते हैं और वो उसे निकालने की कोशिश करती है कि तभी इतने में वहाँ पर मिंग भी आ जाता है, जो सिया की हेल्प करने लगता है। और यहाँ पर तो ये सब चीजें अपने यहाँ की कैमरा वाली आंटी की तरह सेक्रेटरी देख लेती है, और फिर वो तुरंत ही यांग को कॉल करके बताने लगती है कि सिया यहाँ पर तो बैठी बैठी रो रही है। अब भला सिया रोए और यांग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तुरंत ही सिया के पास जाने के लिए वहाँ से निकलता है, और तब तक दूसरी तरफ मिंग सिया के बालों को निकाल देता है। तो सिया यहाँ पर मिंग को थैंक यू कहती है, और तभी उसके मन में वो अफेयर वाली बातें फिर से उठती है। तो फिर वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए मिंग से अपने रिश्ते के बारे में पूछने लगती है। तो यहाँ पर तो मिंग सिया को गले लगा लेता है। सिया तो हैरान रह जाती है, वो सोचती है क्या क्या सच में मैं इतनी बुरी थी। वो मिंग को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इतने में वहाँ पर यांग आ जाता है और यह सब चीजें देख लेता है। और यहाँ पर तो बेचारे यांग का दिल टूट जाता है और वो वहीं से वापस लौट जाता है। पर सिया यांग के पीछे जाने लगती है, लेकिन मिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। तो फिर सिया कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है, और वो मिंग का हाथ झटक कर यांग के पीछे भागती है। इसके बाद में सिया जैसे ही कैबिन के पास आती है, तो वो देखती है कि सेक्रेटरी तो कैबिन में पहले से ही मौजूद थी, और फिर सेक्रेटरी सिया की तरफ आने लगती है। तो यहाँ पर तो सिया को अंदाजा लग जाता है कि उसका काम अभी नहीं बन सकता, और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी सीधा सिया के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। तो फिर सिया तो पैर पटकने लगती है, वो कहती है यांग के बच्चे एक बार घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद में आगे का सीन घर का होता है, जहाँ पर यांग अपनी शादी का फोटो देख रहा होता है और सिया के बारे में सोच रहा होता है कि तभी इतने में बहुत ही जोर से बिजली कड़कती है। तो फिर वांगमा कहती है कि मैडम को इससे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो क्या आप उन्हें लेने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर तो यांग मना कर देता है, उसने गलती की है तो उसे खुद ही निपटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो वांगमा को बहुत ही अच्छे से पता था कि वो भले ही सामने में बुरा बोल रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने दिल में सिया के बारे में ही सोच रहा है और उसकी फिक्र कर रहा है। फिर इसके बाद में वांगमा काउंट करने लग जाती है, 1 2, और फिर यांग तो यहाँ पर झट से खड़ा हो जाता है और दरवाजे की तरफ भागता है। और वो जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहाँ पर तो सिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ी होती है और वो यांग को गुस्से में देखने लगती है, और उससे कुछ बात किए बिना ही उसे इग्नोर करके सीधा अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद में सिया सोचने लगती है कि ये इंसान इतना अकड़ू है, मैंने भला इससे शादी कैसे कर लिया। और फिर इसके बाद में वो टॉवेल लेने के लिए जैसे ही झुकती है, वैसे ही वो गिर जाती है।
तो फिर ये सुनकर तो बाहर खड़ा यांग परेशान हो जाता है। वो सिया का हालचाल पूछने लगता है। तो फिर सिया तो उसे अंदर आने के लिए मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर तो यांग नहीं मानता और वो अंदर आ जाती है। सिया उस पर चिल्लाने लगती है। तो फिर यांग उसे ढक देता है और स्माइल करने लगता है। और फिर इसके बाद में वो सिया को उठाकर उसे बाहर ले आता है। फिर वो सिया के पैरों की मसाज करने लगता है और सिया को डांटने लगता है कि वो अभी भी बच्चों की तरह हरकत करती है। यांग को ऐसे केयर करता देखकर सिया तो खुश हो रही होती है। फिर यहाँ पर यांग आगे बताता है कि जब पहले उसके पैर में चोट लगी थी तो 1 महीने तक वो उसे नहलाता था, उसकी केयर करता था। वो इन सब बातों का आदी हो चुका है, तो फिर उसे अच्छे से पता है कि उसे सिया की केयर कैसे करनी है। तो फिर सिया कहती है सच्ची। यहाँ पर तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर यांग उसे फोटो दिखाने लगता है। फिर फोटो देखते हुए सिया सोचने लगती है कि जब मैं इससे इतना प्यार करती थी तो फिर मिंग के साथ ये क्या लफड़ा चल रहा है। फिर आगे वो यांग को बताने लगती है कि आज मैं मिंग के साथ होटल वाली बातें क्लियर कर रही थी और मैं कभी भी चीट नहीं कर सकती। और तुम कहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, तो तुम ही मुझ पर भरोसा होना चाहिए था, लेकिन तुम तो मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते। तो इस पर यांग तो उसे देखने लगता है और वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बस तुम किसी और को चाहने लगो ये मुझे मंजूर नहीं है। फिर इतना कहने के बाद में यांग उसे फैशन पार्टी के बारे में बताने लगता है और सिया का सर सहलाकर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वहां से चला जाता है। यांग के जाने के बाद में सिया सोचती है कि 29 साल का यांग 19 वाले यांग से कितना मैच्योर है और हैंडसम एंड चार्मिंग भी। और यहाँ पर तो सिया के पेट में तितलियां उड़ने लगती है और फिर वो प्लान को याद करने लगती है। इसके बाद में अगली सुबह सिया चहकते हुए कंपनी पहुंच जाती है और एम्प्लॉय उसे देखकर बातें करने लगती है कि ये कितनी बदली बदली लग रही है, पहले जैसे कैपेबल नहीं लग रही है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उन लोगों को फैशन पार्टी की टेंशन होने लगती है। और ये सब बातें सुनकर तो सेक्रेटरी मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि सिया प्लान याद करते करते वहीं पर सोफे में आराम कर रही होती है। तो फिर यांग उसे कहता है कि तुम थक गई हो, आराम कर लो, लेकिन वो मना कर देती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और सिया यांग से अट्रैक्ट होने लगती है। वो छुपकर यांग को देखने लगती है, लेकिन यांग जब उसे देखता है तो वापस से मुड़कर अपने काम में दोबारा लग जाती है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि सिया तो टेबल पर ही सो रही होती है। तो फिर यांग उसे उठाकर कमरे में ले जाने लगता है और यहाँ पर तो सिया के होठ यांग के गालों से टच हो जाते हैं। तो फिर यांग तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सिया को किस करने लगता है। फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और वहीं पर रुक जाता है। और ऐसे ही घड़ी की सुइयां आगे बढ़ते जाती है और सिया खूब मेहनत कर रही होती है, जिसे यांग भी देख रहा होता है और सिया पर प्राउड करने लगता है। और फाइनली फैशन पार्टी का वो दिन भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो यांग पार्टी में परेशान होता है क्योंकि सिया वहाँ पर नहीं आई होती है और वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। यहाँ पर सेक्रेटरी सिया के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। तभी वहाँ पर मेंग आकर कहता है वो सिया को ढूंढने में हेल्प करता है। तो फिर यांग सेक्रेटरी को गेस्ट संभालने बोलता है और फिर मेंग से कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तो सेक्रेटरी सिया से और भी ज्यादा चिढ़ने लगती है कि आखिरकार यांग उसे इतना सब करने के बाद में माफ कैसे कर सकता है, और उससे पूरा यकीन था कि सिया पार्टी में नहीं आएगी। और पार्टी में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि कितने टाइम पार्टी स्टार्ट होगा, और सिया के बारे में भी बातें करने लगते हैं कि वो बदली बदली सी लग रही है। और कुछ लोग तो गुस्सा भी करने लगते हैं कि अगर उन्हें हमारे समय की कद्र नहीं है तो फिर यह पार्टी रखने की जरूरत ही क्या थी। और यहाँ पर सेक्रेटरी यांग को फिर से समझाने लगती है कि सिया की जगह किसी और को भेज देते हैं। कि तभी इतने में वहाँ पर सिया पहुँच जाती है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और सभी लोग सिया को देखते रह जाते हैं। फिर इसके बाद में सिया स्टेज में जाकर अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सभी एम्प्लॉय को थैंक यू कहती है और फिर वो कंपनी और काम के बारे में बातें करने लगती है। इसके बाद में सिया अपना काम फिनिश करने के बाद में यांग के पास आकर कहती है कि ये बड़ा होना कितना कष्टदायक है, मैं तो थक ही गई। तो फिर इस पर यांग उसका सर सहलाते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। कि तभी एक पार्टनर यांग से बातें करने आती है। तो फिर सिया यांग से कहती है कि उसने उसके लिए थैंक यू गिफ्ट रखा है और वो उसका इंतजार करेगी। फिर उनके जाने के बाद में सेक्रेटरी एक पार्टनर लेके आती है, जिससे सिया बातें करने लगती है और सेक्रेटरी का दिया हुआ वाइन पीने लगती है।
फिर पार्टनर के जाने के बाद में सिया को अजीब सा लगने लगता है, तो फिर सेक्रेटरी सिया की हेल्प करने लगती है और उसे एक रूम में ले जाती है। और यहाँ पर वो सिया को बेड में सुलाने के बाद में सिया के मोबाइल से ही मेंग को मैसेज कर देती है और फिर वो सिया को देखकर कहती है कि प्रेसिडेंट यांग की नजरों में अब तुम पूरी तरह गिर जाओगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में मिंग वहाँ पर आ जाता है। इधर सेक्रेटरी रूम से निकलने के बाद में सीधा यांग के पास जाती है और उसे सिया के बारे में बता देती है। तो फिर यांग वहाँ से जल्दी से सिया के रूम की तरफ जाता है और वो आगे बढ़ते हुए सिया को याद करने लगता है कि क्या तुम मुझे यही गिफ्ट देना चाहती थी। और फिर वो सिया को आवाज लगाने लगता है, तो सेक्रेटरी उसे रूम की दे देती है। और फिर वो जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो फिर वो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मिंग होता है, यहाँ पर तो सिया नहीं होती है। पर सेक्रेटरी फिर से यांग को सिया के खिलाफ भड़काना चाहती थी, लेकिन यांग उसकी बातों को इग्नोर करके सिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो पार्किंग में आता है तो वो देखता है कि सिया तो कार के अंदर बैठी थी। वह सिया को देखने लगता है और यहाँ पर तो सिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो फिर वो उसे तुरंत ही घर ले आता है। यहाँ पर तो सिया उसे किस करने लगती है, तो फिर यांग उसे रोकता है, लेकिन सिया नहीं मानती और किस पर किस किए जा रही होती है। तो फिर यांग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और यूं ही रात गुजर जाती है। अगली सुबह जिया जैसे ही उठती है वो अपनी हालत देखकर यांग पर चिल्लाती है, कमीने तुमने मेरे साथ क्या किया। तो फिर इस पर यांग कहता है, क्या तुम भूल गई, तुम ही मेरे पास आई थी। तो फिर यहाँ पर तो सिया रात के कारनामों के बारे में याद करने लगती है। फिर इसके बाद में ऊंची आवाज में यांग जिया से पूछता है, आखिरकार तुम उस मिंग के साथ क्या कर रही थी। तब सिया याद करने लगती है कि रात में जब मिंग उस कमरे में आया था तो सिया ने तो उसे दे मारा था और उसे बेहोश करके वहाँ से भाग गई थी। वो यांग से मिंग के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा है। तो ये सुनकर तो यांग गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है, आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या तुम्हारा उसके साथ सोने का प्लान था। तो इस पर सिया यांग को शांत कराती है और उसे समझाने लगती है। वो कहती है, तुमने गलत समझ लिया, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर भला किसी दूसरे के पास क्यों जाऊंगी। तो ये सुनकर यांग थोड़ा सा शांत होता है और वो सिया से कहने लगता है कि जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होऊंगा तो फिर तुम ड्रिंक मत करना और हाँ उस मिंग से दूर रहना। तो फिर सिया हाँ कहती है। तभी यांग को कंपनी से काम से रिलेटेड कॉल आता है, तो फिर वो सिया को देखने लगता है। तो सिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद से कंपनी चली जाऊंगी, और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में वो कंपनी पहुंच जाती है। यहाँ पर सेक्रेटरी उसे बताती है कि मिंग के सिर में चोट लगने की वजह से वो हॉस्पिटल में है। तो फिर सिया को तो अपनी हरकतें याद आती है। वो कहती है कि हाँ उसे आराम करने दो। इसके बाद में सेक्रेटरी उसे यह भी बताती है कि एक्टर जिंग आया है। तो फिर यहाँ पर तो सिया उसका नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़ते हुए ऊपर को भागने लगती है। यहाँ पर सिया अपने फेवरेट एक्टर से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि एक्टर जिंग तो किसी लड़की के साथ में बदतमीजी कर रहा था, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिंग से थी। यहाँ पर उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चीट भी किया था और उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहा था। और सिया यह सब कुछ छिपकर देख रही होती है कि तभी इतने में पीछे से यांग पहुंच जाता है और वो सोचने लगता है, पता नहीं ये फिर से किसे ताड़ने लगी है। फिर वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये सुनकर तो सिया हड़बड़ा जाती है और सीधा रूम के अंदर पहुंच जाती है और उसे देखकर वो दोनों भी घबरा जाते हैं। एक्टर जिंग उनसे फॉर्मल बातें करता है और बहाना बनाता है कि मेरा सूट खत्म हो गया है तो फिर मैं चलता हूँ, और वो जिंगसी को अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। तो फिर जिंगसी भी उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर तो उन दोनों के पीछे सिया भी जाने लगती है, जिसे यांग रोक देता है। वो कहता है, आखिर तुम कब सुधरोगी, एक वो मिंग कम था क्या जो ये जिंग भी आ गया। लेकिन यहाँ पर तो सिया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उससे जिंगसी की फिक्र हो रही थी। वो यांग को यह बोलकर निकल जाती है कि वो बाद में आकर सब कुछ बता देगी। लेकिन यहाँ पर तो यांग और गुस्सा हो जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। आगे हम देखते हैं जिंग जियांगसी को जबरदस्ती कार में बैठा रहा होता है, जिसे सिया रोक देती है। वह कहती है, तुम हमारे एम्प्लॉय को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो फिर जिंग कहता है, मुझे अपने काम में कुछ हेल्प चाहिए था। और यहाँ पर जियांगसी सोचने लगती है कि सिया ने तो हमेशा कंपनी के प्रॉफिट के बारे में ही सोचा है, तो शायद ही वो उसकी हेल्प करेगी। पर यहाँ पर तो सिया मना कर देती है। वह कहती है, अगर वो नहीं जाना चाहती है तो वो नहीं जाएगी। और इसके बाद में सिया एक्टर जिंग के साथ कंपनी के सारे एग्रीमेंट कैंसिल करवा देती है। तो जिंगसी तो सिया को देखती रह जाती है। और यहाँ पर जिंग कहता है कि बिना इन्वेस्टर के इजाजत के तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर तो सिया बड़े ही रौब के साथ में कहती है कि इन्वेस्टर मेरा हस्बैंड है और वो मेरी ही बात मानता है, वो मेरी ही साइड लेगा, और वैसे भी तुम जैसे बदतमीजों की इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर तो जिंग सिया पर हाथ उठाने वाला होता है, जिसे यांग रोक देता है। तो फिर वो सिया को धमकी देकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर तो यांग सिया को देखने लगता है। तभी जिंग से सिया को थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है।
उसके जाने के बाद में सिया यांग से कहती है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? तो यहाँ पर तो यांग सिया की बातों को याद करने लगता है, जब वो जिंग को यांग के नाम से धमकी दे रही थी। और उसे सुनकर तो यांग पहले से ही खुश था। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यह सब संभालने के लिए मैं हूँ ना। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सिया के पैर में तो चोट लगी है। तो फिर यांग सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने कैबिन में ला लेता है। यहाँ पर यांग सिया के पैरों में दवाई लगाते हुए उसे हील पहनने से मना करता है। तो इस पर सिया कहती है कि 28 साल वाली सिया को तो पहनना ही पड़ेगा ना। और वो आगे 28 साल वाली सिया की तारीफ करती है कि ये कितनी कमाल की बंदी होगी ना। तो इस पर यांग कहता है, चाहे 18 साल वाली सिया हो या फिर 28 साल वाली सिया हो, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो फिर यहाँ पर सिया पुरानी बातों को याद करने लगती है और यांग से पूछती है, अगर सच में 18 साल वाली सिया ने सच में तुमसे चीट किया होगा तो तुम क्या करोगे? तो इस पर यांग कहता है, मैं उसे बांधकर कमरे में बंद कर दूंगा। तो इससे तो सिया डर जाती है। तो फिर यांग कहता है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन आखिर में हम दोनों साथ में ही रहेंगे। इसके बाद में सिया उससे अपने शादी के बारे में कुछ सवाल करने वाली होती है कि तभी इतने में कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी बताती है कि जिंग ने कंपनी के खिलाफ पोस्ट किया है, जिसकी वजह से उसके फैन कंपनी के बारे में बुरा बुरा कमेंट कर रहे हैं। जिया भी पोस्टर देखने लगती है। यहाँ पर तो सारे बुरे बुरे कमेंट से भरे होते हैं। इसके बाद आगे का सीन कंपनी मीटिंग का होता है, जहाँ पर सेक्रेटरी कहती है कि सिया को पब्लिक के सामने जिंग से माफी मांगनी चाहिए। तो इस पर यांग कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था, और फिर वो पीआर टीम को काम पर लगने के लिए बोलता है। इसके बाद में यांग को कंपनी से कुछ काम आता है, तो फिर सिया उसे जिंग ग्रुप जाने के लिए बोलती है। तो वहां से जाने से पहले यांग सिया से कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर मुझे बताना। तो फिर इस पर सिया उसे बेफिक्र रहने के लिए कहती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कंपनी में सब एम्प्लॉय सिया को कोस रहे थे कि इमोशनल होकर डिसीजन सिया ने लिया है और भुगतना हम सबको पड़ रहा है। तभी कंपनी में जिंग के सारे फैन आ जाते हैं और सिया को माफी मांगने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी एक फैन कुछ फेंक कर मारता है और यहाँ पर सेक्रेटरी सिया को बचाने के लिए आगे आ जाती है और उसे चोट लग जाती है। तो इस पर तो सिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर वो टेबल पर जोर से मारती है और उन सबकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम सब चुप रहो, अगर मेरे एम्प्लॉय को कुछ भी हुआ ना तो सबके सब जेल जाओगे, और अगर तुम लोग फिर भी नहीं रुके तो फिर जिंग पूरी तरह से ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर तो सारे फैन वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में एम्प्लॉय फिर से सिया को बुरा बोलने लगते हैं कि वो अपनी पावर का फायदा उठा रही है, जिससे भुगतना हमें पड़ रहा है। तो इस पर सिया उन्हें समझाती है, उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि ओवरटाइम करने की वजह से आप लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि ये सब निपटने के बाद में मैं आप लोगों को तिगुना वेतन दूंगी और 2 सप्ताह की छुट्टी भी। अब अगर आप अभी भी खुश नहीं हैं तो बेशक आप अपनी मर्जी से कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। तो फिर एक एम्प्लॉय कहता है, अच्छा है, वैसे भी मैं बहुत टाइम से ये कंपनी छोड़कर जाना चाहता था, क्योंकि तुम जैसे बॉस के रहने पर ये कंपनी कभी भी डूब जाएगी। और उसके साथ में कुछ और लोग भी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर तो सेक्रेटरी ये सब इंजॉय कर रही होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सिया छत पर अकेली खड़ी होती है और यांग भी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है। वो सिया से कहते हैं, तुम क्यों रो रही हो? तो फिर सिया कहती है, क्या मैंने गलत किया? तो यांग उसे अपना कोट पहनाता है और सिया से पूछता है, क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है? तो फिर सिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी यांग जैसे बदतमीजों को जितना ज्यादा सहोगे वो उतनी ही ज्यादा बदतमीजी करता जाएगा, पर मुझे ऐसे जल्दबाजी में काम नहीं करना था। तो यहाँ पर तो यांग सिया को देखने लगता है। तो फिर सिया कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो इस पर यांग कहता है, कुछ नहीं, बस चाहे 28 साल वाली सिया हो या फिर 18 साल वाली सिया हो, हमारी सिया जल्दी जल्दी सब कुछ सीखती जाती है। और फिर वो सिया को सैंडल पहनाता है और सिया से कहता है, तो फिर चलो फिलहाल अभी घर चलते हैं और इस प्रॉब्लम से हम कल साथ में निपटेंगे। यहाँ पर सिया याद करती है जब वो स्कूल में थी, वहाँ पर फुटबॉल फेंकते समय उसके पैरों से जूते निकल जाते हैं। तो यहाँ पर तो यांग उसका पहले मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में उसे पहना भी देता है। फिर सिया प्रेजेंट में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि मैंने यांग की बुराइयों को देखते देखते उसकी अच्छाइयों को ही नजरअंदाज कर दिया था। फिर इसके बाद में यांग उसे पीठ में बैठा लेता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर तो वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद आगे का सीन मीटिंग हॉल का होता है। यहाँ पर सेक्रेटरी यांग से कहती है कि आपको जल्दी फैसला लेना होगा
तो फिर यहाँ पर सिया नया प्लान बताती है जिसमें ऑनलाइन प्रचार करना था, जिससे पब्लिक का ध्यान निगेटिव पोस्टर से हटाकर कंपनी के ऊपर लाया जा सके। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि इस काम में जिंक्सी अच्छी थी, लेकिन उसने तो रिजाइन कर लिया। और यहाँ पर तो सेक्रेटरी सिया के खिलाफ थी और उसका साथ बाकी लोग भी देते हैं, लेकिन यांग को तो अपनी सिया पर पूरा भरोसा था। तो फिर सेक्रेटरी कहती है कि पहले किसी से गलती होती थी तो उससे कंपनी छोड़कर जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपनी पावर का फायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर बाकी सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि तभी वहाँ पर जिंक्सी आती है और वो कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट सिया पर पूरा भरोसा है। और इसके बाद वो सबको सारी कहानी बताने लगती है कि एक्टर जिंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने उसके साथ चीट भी किया और उसके साथ मारपीट भी करता था। लेकिन जब प्रेसिडेंट सिया को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे लिए यह सब किया, तो प्लीज आप लोग उन्हें गलत न समझे। और यहाँ पर वो लोग सच्चाई जानकर सिया को सपोर्ट करते हैं। तभी वहाँ पर मेंग भी आ जाता है और उसे देखकर यहाँ पर तो यांग को जलन होने लगती है, जिसे देखकर सिया मुस्कुराती है। इसके बाद में कंपनी के सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। फिर सिया टाइम देखती है और सबको घर जाने के लिए बोलती है, और यहाँ पर मेंग उसे घर छोड़ना चाहता था। तो फिर सिया होटल वाली बात क्लियर करने के लिए उससे फिर से वही बात पूछने लगती है और उससे सब कुछ क्लियर करना चाहती थी कि तभी इतने में वहाँ पर यांग आ जाता है और कहता है मैं अपनी वाइफ को खुद घर ले जाऊंगा। और वो सिया को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद घर आने के बाद में यांग तो बिल्कुल बच्चों जैसे गुस्सा करने लगता है। तो सिया कहती है कि तुम्हें जलन हो रही है। तो यहाँ पर तो यांग कुछ भी नहीं बोलता, तो सिया स्माइल करती है। इसके बाद सिया थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो कहती है क्या मैं सच में बहुत बुरी थी। तो फिर यांग कहता है कि 18 साल वाली सिया जो उससे भरी हुई थी, जबकि 28 साल वाली सिया खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है। मेरी सिया शुरू से ही बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर सिया यांग का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और उससे वहीं कमरे में ही सोने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर तो यांग अपने हिसाब से कुछ और ही सोचने लगता है। तो फिर सिया यहाँ पर समझ जाती है और वो कहती है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी मत सोचना, मैं बेड पे सोऊंगी और तुम सोफे पे। लेकिन फिर भी यांग मौके का फायदा उठाकर सिया को किस कर लेता है। तो सिया कहती है मैंने तो ऐसा करने के लिए नहीं बोला था। तो यहाँ पर तो यांग मस्ती करने लगता है। तो फिर सिया उसे वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आगे सीन में कंपनी आने पर सेक्रेटरी बताती है कि प्लान कामयाब हुआ। और सिया जब रिजल्ट देखती है तो वो खुशी के मारे उछल पड़ती है और यांग को गले लगा लेती है। यहाँ पर तो यांग का दिल एकदम से गार्डन गार्डन हो जाता है और बाकी एम्प्लॉय भी उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कि तभी इतने में सेक्रेटरी बताती है कि जिन ने फिर से पोस्ट डाला है, जिससे कंपनी की इमेज और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो फिर वो लोग टीम बनाकर डिस्कस करने लग जाते हैं। और यहाँ पर तो जिंसी को भी उसके कमजोरी के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसने उसे कुछ बताया ही नहीं था और अपने रिश्ते में वो हमेशा केयरफुल रहता था। तभी सिया को याद आता है जब वो एक्टरजिंग की फैन हुआ करती थी तो वो उसके बारे में जानकारियाँ देखा करती थी और वहाँ पर उसके बारे में कुछ स्कैंडल उसने देखे थे। तो फिर सिया को यहाँ से एक आइडिया आता है और वो अपने एम्प्लॉय को अपना प्लान बता देती है और फिर वो लोग अपना काम करने लग जाते हैं। और यहाँ पर तो ज्यादा काम करने की वजह से सिया बेहोश हो जाती है। तो यांग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और वो ये भी बताता है कि सिया की जो मेमोरी लॉस है वो मेंटली है। पर यहाँ पर तो यांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे 18 साल वाली सिया हो या फिर 28 साल वाली सिया हो, वो तो सिर्फ सिया से ही प्यार करता है। इसके बाद में जब सिया को होश आता है तो वो सारी चीजें याद करने लगती है जब यांग उसकी फिक्र करता था और उसकी केयर करता था। कि तभी यांग उठ जाता है और वो सिया को देखने लगता है कि वो ठीक तो है ना। और उसे ऐसा देखकर वो यांग से पूछती है कि तुम मुझे कब से पसंद करते हो। तो फिर यांग कहता है बहुत टाइम पहले से। तो सिया कहती है लेकिन तुम तो कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाते थे। तो इस पर यांग कहता है कि तुम भी तो उस मेंग के पीछे लग रही होती थी। तो फिर सिया कहती है क्योंकि वो हैंडसम था, लेकिन मैं उससे वैसे वाला पसंद नहीं करती थी। तो इस पर तो यांग सिया को छेड़ने लगता है। वो कहता है तो फिर तुम किसे पसंद करती थी। तो ये सुनकर तो सिया वहाँ से भागने लगती है, पर यांग उसे पकड़ लेता है और उसे किस कर देता है। और वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मुझे ही पसंद करोगी। तभी कंपनी से कॉल आता है जहाँ जिंग के खिलाफ सबूत मिल गए थे, जिसे सिया उसके फैंस के सामने ही एक्सपोज करने का प्लान बनाती है। इसके बाद में आगे का सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का होता है
जहाँ पर सारे फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी वहाँ पर जिंग आता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने सिया को झुका दिया। लेकिन तभी वहाँ पर तो उसके सारे राज खुल जाते हैं और फिर क्या था, सारे फैंस तो जिंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। इधर दूसरी तरफ कंपनी के सारे लोग अपने जीत को सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग सिया को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। तो फिर सिया उनके सपोर्ट के लिए उन सभी को थैंक यू बोलती है और वो सब सेलिब्रेट करते हैं कि तभी यहाँ पर यांग सिया के हाथ से वाइन ले लेता है और उसकी जगह उसे जूस पीने के लिए देता है। तो फिर सिया उसे देखकर मुस्कुराती है और उन दोनों को ऐसे देखकर बाकी लोग मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं। और यहाँ पर तो उन्हें देखकर मिंग परेशान होता है जबकि सेक्रेटरी को चिढ़ हो रही होती है। इसके बाद यांग कुछ काम की वजह से पहले ही निकल जाता है। तो फिर सिया बाहर खड़ी हुई कार का वेट कर रही होती है कि तभी इतने में वहाँ पर मिंग आ जाता है और वो सिया से पूछता है क्या उसे होटल वाली बात याद है। तो यहाँ पर तो सिया को कुछ पता नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर मिंग कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। पर यहाँ पर तो सिया को कुछ याद ही नहीं था। फिर भी वो यांग से उसके परेशान होने का कारण पूछती है। तो फिर यांग यहाँ पर बताने लगता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और अगर उस दिन उन्होंने मुझे होटल में मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में देख लिया होता तो वो ये सब सहन नहीं कर पाती और फिर मैंने पेपराजी से बचने के लिए ऐसा किया और ये सब तुम पर आ गया और तुम नदी में गिर गई। अब यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जिनको लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद है, यानी कि सिया का उसके साथ कोई भी अफेयर नहीं है। फिर वो आगे मिंग से उस दिन का पूछती है जब वो ड्रंक थी। तो फिर जिंग कहता है कि वो उस पर बर्फ डालकर उसकी हेल्प करना चाहता था पर सिया ने तो उसे दे मारा था और उसे बेहोश कर दिया था। और यहाँ पर तो सिया को अपनी हरकतें फिर से याद आती है। इसके बाद में जिंग सिया से फिर से कहता है कि वो ये बातें किसी को भी ना बताए। यहाँ पर तो सिया को तो सारी बातें समझ आ चुकी होती है। तो वो प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी, यहाँ तक कि यांग को भी नहीं। कि तभी वहाँ पर तो मिंग पहुँच जाता है और ये बातें सुन लेता है। वो कहता है तुम मुझसे क्या छुपाना चाहती हो, क्या तुम्हारी सच में याददाश्त गायब है या फिर तुम भूलने का नाटक कर रही हो और मुझे छोड़कर इस मिंग के साथ जाना चाहती हो। तो यहाँ पर तो जिंग उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर तो यांग उसे भी चुप करा देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। सिया यांग का हाथ पकड़ती है लेकिन यांग झटके से अपना हाथ छुड़ा देता है जिससे सिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। और यहाँ पर तो हम यांग की आंखों में सिया के लिए फिक्र साफ साफ दिख सकते हैं। वो सिया को संभालने के लिए झट से अपना हाथ आगे करता है लेकिन आज वाली बात सर के ऊपर से जा रही होती है। वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और सिया से कहता है मुझे लगा था कि मैं तुमसे प्यार करूंगा तो तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी, लेकिन मैं गलत था और तुमने मुझसे झूठ भी बोला। तो यहाँ पर सिया कहती है कि मेरी याददाश्त सच में चली गई है और मैंने झूठ नहीं बोला। मैं मेंग से किसी और चीज के बारे में बात कर रही थी लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। और यहाँ पर तो बेचारी सिया बुरी तरह से फंस चुकी होती है। एक तरफ उसके दोस्त मिंग का किया हुआ वादा था तो दूसरी तरफ उसके हस्बैंड यांग का प्यार और इन दोनों के बीच में तो बेचारी सिया पूरी तरह से फंस चुकी होती है। पर यहाँ पर तो बेचारा यांग पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो कहता है चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं लेकिन जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो इंसान मैं कभी भी नहीं बन सका। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में सिया यांग के गिफ्ट को देखने लगती है और उसे पता चलता है कि आज उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी और वो यांग को याद करने लगती है और वो फुट फुट कर रोने लगती है। और यहाँ पर तो उसे इतना पता चल जाता है कि वो पहले भी यांग से प्यार करती थी और अभी भी यांग के प्यार में दोबारा से पड़ गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि यांग तो यह सब दूर से देख रहा था और यहाँ पर तो ड्राइवर को भी पता था कि यांग सिया से कितना प्यार करता है और यांग उसे सिया के पास भेजता है ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। और सिया को तो ऐसे रोते देखकर उसका दिल भी उदास होता है। पर यहाँ पर तो यांग को समझ ही नहीं आ रहा था कि सिया सच में उसके लिए रो रही है या फिर किसी और के लिए। अगली सुबह कंपनी में सिया बार बार मैसेज लिखती और उसे डिलीट करती जाती। यहाँ पर तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और यांग को कैसे मनाए। कि तभी इतने में वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और सिया को सेलिब्रेशन के बारे में बताने लगती है और वो जाने लगती है। तो फिर सिया उसे रखती है और उसे यांग के बारे में पूछती है। तो फिर सेक्रेटरी कहते हैं कि आप दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते हो ना। तो यहाँ पर सिया को पता चल जाता है कि उन दोनों के बारे में अभी किसी को पता नहीं है। तो वो बहाना बनाती है हाँ वो थोड़ा सा बिजी है।
और इधर यांग की सेक्रेटरी तो ये सब देख रही होती है और यहाँ पर तो लगता है कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही थी। इसके बाद में आगे का सीन पार्टी का होता है और यहाँ पर तो सिया यांग को ढूंढ रही होती है, लेकिन यांग तो वहाँ पर नहीं आया होता है। तभी सेक्रेटरी सिया को स्टेज में जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर तो यांग की सेक्रेटरी जिंग के क्रेजी फैन के साथ मिली हुई थी और सेक्रेटरी सिया और मिंग का होटल वाला वीडियो चला देती है और उसे देखने के बाद में सभी लोग सिया और मिंग के रिश्ते पर सवाल उठाने लगते हैं और सब लोग सिया को बुरा बुरा बोलने लगते हैं और उसे बेशरम कहते हैं। यहाँ पर मिंग सिया की हेल्प करने के लिए बोलता है तो फिर सेक्रेटरी कहती है अगर तुमने उसका हेल्प किया तो तुम ये मान रहे हो कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता नाजायज है। तो फिर मिंग कहता है बकवास बंद करो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर तो कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। सिया की सेक्रेटरी यांग को कॉल करती है जो सिया को अपने रिश्ते से आजाद करने की प्लानिंग कर रहा था। वो डिवोर्स एग्रीमेंट रखता है तो वहीं पर वो सिया की डायरी देख लेता है और वो ये डायरी उठाकर देखने लगता है। इस डायरी में सिया ने वो सब लिखा था जो उसकी याददाश्त गायब होने के बाद में हुआ था। उसने इसमें लिखा था कि पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे सब समझने लगी और वो यांग को जितना बुरा समझती थी वो उतना बुरा नहीं था और वो धीरे धीरे यांग की अच्छाइयों को जानने लगी। और उसने लास्ट में यह भी लिखा था कि अब उसे आखिर में यह समझ में आ गया है कि वो हमेशा से ही यांग को ही प्यार करती आई है और वो उसी से ही प्यार करती है। आखिर के वो शब्द पढ़कर तो यांग के दिल को चैन मिलता है और वो खुश होने लगता है कि सिया भी उससे प्यार करती है। कि तभी इतने में सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो यांग को सारी चीजें बताने लगती है। इसके बाद हम वापस पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर सब लोग सिया पर उंगली उठा रहे होते हैं। तो फिर सिया कहती है कि ये वीडियो अधूरी है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे बुरा ही बोल रहे थे। कि तभी इतने में सिया को याद आता है जब उसने वीडियो में कुछ गड़बड़ कर दिया था तो फिर यांग ने तो उसे वीडियो ठीक करना सिखाया था। और ये याद आते ही सिया जल्दी से वीडियो ठीक करने लग जाती है और वीडियो ठीक कर देती है और फिर उसे चला देती है। और यहाँ पर तो इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था कि सिया तो रूम के अंदर गई ही नहीं थी, वो बाहर ही खड़ी वेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर तो सेक्रेटरी फिर भी नहीं मानती है और वो कहती है कि तुमने चीट किया लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। तो फिर सिया भी कहती है तुमने वीडियो को एडिट किया और उसे गलत तरीके से दिखाया, ऐसा करके तुमने कंपनी का ही रेपुटेशन खराब किया, आखिर में तुम करना क्या चाहती हो। कि तभी इतने में जिनकी वो क्रेजी फैन आकर सिया को पीछे से पकड़ लेती है और किसी को भी उसके पास आने के लिए मना करती है और वो सिया को चाकू मारने ही वाली थी कि उसे यांग रोक देता है और अपने सिया को बचा लेता है और उस क्रेजी फैन को वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। सिया यांग के हाथ में लगी चोट को देखने लगती है पर यहाँ पर तो यांग को अपनी चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसे तो परवाह थी सिर्फ अपनी सिया की। और यहाँ पर तो सेक्रेटरी बुरी तरह से फंस जाती है पर फिर भी वो सिया से पूछने लगती है कि प्रेसिडेंट तुमसे इतना प्यार करते हैं लेकिन तुम मिंग के साथ में थी, क्या तुम उनकी वाइफ कहलाने के लायक हो। तो फिर इस पर सिया कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तब से मैं यांग से प्यार करती हूँ और यह भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि तुम मेहनती हो। लेकिन अब तो तुम्हारा सारा अटेंशन कंपनी के काम को छोड़कर कहीं दूसरी जगह लग रहा है, तो अब तुम्हारा कंपनी में कोई जरूरत नहीं है, तो तुम कंपनी छोड़कर जा सकती हो। और फिर सिया यांग को वहाँ से अपने साथ घर ले आती है और उसके हाथों में पट्टी करती है और यांग से सारी बातें क्लियर करने लगती है पर वो ये भी बोलती है कि वो मिंग वाली बातें नहीं बता सकती। तो फिर इस पर यांग कहता है कि ये सब बातें अब जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और फिर वो सिया से पूछने लगता है कि तुमने आज जो बोला क्या वो सच है। तो फिर सिया तो बहाना बनाने लगती है। तो यहाँ पर तो यांग उसे उसकी डायरी दिखा देता है तो फिर सिया उससे डायरी छीनने लगती है। तो यहाँ पर यांग मौके का फायदा उठाकर उसे किस कर देता है और फिर इसके बाद में वो सिया से पूछने लगता है कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती थी। तो फिर सिया बताने लगती है कि जब वो लोग कॉलेज में थे तो यांग किसी लड़के को जब धमकी दे रहा था तो सिया ने ये सब देख लिया था। तो फिर मिंगू से बताता है कि उसने धमकी इसलिए दिया क्योंकि वो सिया को गलत नजर से देख रहा था। तो फिर सिया आगे कहती है कि तुम्हारे सफेद बाल की वजह से तुम सही नहीं लगते थे। तो फिर इस पर तो यांग उसे किस कर देता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह जब सिया उठती है तब तक यांग कंपनी जा चुका होता है और वो सिया के लिए मैसेज छोड़कर गया होता है।
फिर इसके बाद में सिया जैसे ही बेड से उठती है तो वो गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। और यहाँ पर तो सिया को 10 साल पुरानी सभी बातें याद आती है कि कैसे जब यांग ने उसे बचाया था तो वो यांग के प्यार में पड़ गई। फिर इसके बाद में वो यांग को फॉलो करने लगी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिया ने ही पहले अपने प्यार का इजहार किया था और फिर कैसे उसने यांग के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। और फिर फाइनली यहाँ पर सिया को तो सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद में आगे के सीन में सिया कंपनी आती है जो कि पुरानी सिया लग रही थी लेकिन पहले से ज्यादा खुश मिजाज। और फिर कंपनी मीटिंग में सिया सभी एम्प्लॉय को उनकी मेहनत के लिए थैंक यू बोलती है और फिर अपने काम में लग जाती है। यहाँ पर तो सभी एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी इतने में सिया को किसी का मैसेज आता है। फिर इसके बाद में सिया टेरिस पर होती है और यहाँ पर सेक्रेटरी भी आती है जो यहाँ पर सिया से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तो फिर सिया भी उसे मुस्कुराकर माफ कर देती है और फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो जाता है। जबकि इधर दूसरी तरफ मिंग और यांग दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और यहाँ पर मिंग यांग को सच्चाई बता देता है कि उससे लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद है। तो फिर ये सुनकर तो यांग के मुंह से कॉफी गिरते गिरते बजता है। यानी कि यांग जिस इंसान से सहेला समझकर चलता था वो तो आखिर में सहेली निकला। और यहाँ पर मिंग यह भी बताता है कि सिया यांग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद में यांग सिया के पास जाने के लिए निकलता है कि तभी उसे सिया का मैसेज आ जाता है जो उसे कॉलेज बुलाती है। इसके बाद में वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो पुरानी बातों को याद करने लगते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से झगड़ते थे और एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। फिर इसके बाद में फाइनली वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।